नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस में। यहाँ पर यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार 4.0, यूपी जीआईसी, झारखंड जेएसएससी द्वारा माध्यमिक आचार्य की जो भर्ती समाजशास्त्र में आई है, सारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें थियरी की क्लासेस भी आज से चलेंगी शाम से। तो आज हम लोग इसमें देख रहे हैं जो बिहार के लिए जो पीवाईक्यू है उस पर हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अब बस बिहार में ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं जो सामाजिक शोध का है, सोशल रिसर्च का है। पहला प्रश्न है शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संरचित, दूसरा असंरचित, तीसरा अर्धसंरचित, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें डी सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें सामाजिक रिसर्च में जब भी हम देखते हैं सोशल रिसर्च में, तो जो साक्षात्कार होता है वह साक्षात्कार संरचित असंरचित होता है। यह समूह के आधार पर भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। साक्षात्कार एक ऐसा रिसर्च प्राथमिक शोध का उपकरण है, स्रोत है, जिससे प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा सवाल है, आज का दूसरा प्रश्न है सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है। इनका आधार केवल आर्थिक होता है, वे व्यवस्थित और संरचित हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वे व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समूहों के बारे में है। सामाजिक असमानता जो है इसका हम लोग आर्थिक अवस्था पे, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी देख सकते हैं। यह समाज में बहुत बड़े लेवल पर व्याप्त है। इसमें अमीरी गरीबी, आर्थिक लेवल पर ऊंच नीच, सामाजिक लेवल पर, जैसे भारतीय जाति व्यवस्था में कुछ उच्च जातियां हैं तो कुछ निम्न जातियां हैं। इस तरह की समस्याओं से सामाजिक असमानता सामाजिक है। अगला प्रश्न है एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है? तथ्य विश्लेषण, ऑप्शन ए तथ्य विश्लेषण, दूसरा अवलोकन, तीसरा वैयक्तिक अध्ययन, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वैयक्तिक अध्ययन जो होता है वह एकल व्यक्ति, समूह या घटना की गहन रूप से जांच करता है। अवलोकन भी प्राथमिक तथ्य संकलन का एक उपकरण है। जबकि तथ्य विश्लेषण यह जब सामाजिक शोध होता है उसमें एक स्टेप आता है जहां तथ्यों का व्याख्या या विश्लेषण किया जाता है। तो वैयक्तिक अध्ययन ही है जिससे एक व्यक्ति, समूह या घटना की गहन या विश्लेषण या गहराई में जाकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसके हर एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। आज का चौथा प्रश्न है शैक्षणिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए आर्थिक पूंजी, ऑप्शन बी सामाजिक पूंजी, ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन बी सामाजिक पूंजी, ऑप्शन सी आर्थिक पूंजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सांस्कृतिक पूंजी शैक्षणिक योग्यता से तात्पर्य है सांस्कृतिक पूंजी से। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा सर्वप्रथम पीरे बोर्दोयू द्वारा दिया गया था। बोर्दोयू ने सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी और आर्थिक पूंजी की बात की थी। 4 प्रकार के पूंजी की बात कही थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं प्रतीकात्मक पूंजी की बात कही थी।
प्रतीकात्मक पूंजी की बात कही थी। इसके आगे हम देखते हैं पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अध्ययन में अनुसंधान में नहीं किया जाता है। प्रश्न ऑप्शन ए है वैयक्तिक अध्ययन, ऑप्शन बी है निर्जात लेखन, ऑप्शन डी है सांख्यिकीय विश्लेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सांख्यिकीय विश्लेषण में सांख्यिकीय विश्लेषण में गुणात्मक अनुसंधान प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान गुण बताता है और सांख्यिकीय विश्लेषण है वह परिमाण बताता है, या जैसे इसमें गिनती को काउंट किया जाता है, संख्याओं का गणना किया जाता है, जबकि गुण उसके दोष एवं हानि एवं लाभ के बारे में बात करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है जिस शोध में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। ऑप्शन ए त्रिकोणासन, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका तात्पर्य है कि त्रिकोणासन, अन्वेषण और विवरण एक ऐसा रिसर्च है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक विधि यह सामाजिक शोध की दो विधियां हैं। इसके अंतर्गत अन्य विधियां आती हैं, जैसे कि अवलोकन, वह गुणात्मक है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, यह सब गुणात्मक शोध के विधियां हैं या उपकरण हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन बी सामाजिक पूंजी, ऑप्शन सी आर्थिक पूंजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है सामाजिक पूंजी। जो संपर्क और सामाजिक संघों का नेटवर्क होता है उसे सामाजिक पूंजी कहते हैं। सामाजिक पूंजी की अभी कुछ समय पहले मैं बताया था, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम पियरे बोर्दोयू द्वारा दिया गया था। पियरे बोर्दोयू ने ही सामाजिक पूंजी की अवधारणा दी थी एवं पियरे बोर्दोयू ने हैबिट्स की अवधारणा भी दी थी। उन्होंने कहा था शिक्षा गरीबी और अमीरी रेखा को कम नहीं करती है, बढ़ाती है। अमीरी और गरीबी के बीच के खाई को शिक्षा और बढ़ाती है, क्योंकि जो अमीर वर्ग से आता है लड़का, वह पहले ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसका जब तबीयत खराब होता है तो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है। और गरीब घर का लड़का पहले तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता है, अगर पढ़ता भी है तबीयत खराब हो गया तो पैसे की दिक्कतों की वजह से, आर्थिक दिक्कत की वजह से वह अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है। तो जो उसका स्वास्थ्य है वह जो 2 दिन में सही होने वाला है, उसके लिए वह 4 से 6 दिन का समय लगाता है। इसके उलट जो उच्च वर्ग का लड़का है वह अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देकर 2 से 3 दिन में अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। इस तरह बोर्दोयू ने कहा था कि जो सामाजिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी में उन्होंने संपर्क, सामाजिक संघ के नेटवर्कों को रखा एवं सांस्कृतिक पूंजी में उन्होंने शिक्षा को रखा था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन बी है पायलट अध्ययन, ऑप्शन सी है जीवन इतिहास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है सामाजिक सर्वेक्षण। जो सामाजिक सर्वेक्षण है वह अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती हैं, यह सर्वे के माध्यम से होता है। जैसे जब कोई काम होता है तो उसमें देखे होंगे कि लोग बहुत बड़े लेवल पर लोगों से उनके बारे में कुछ एक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी
मान लीजिए कि कोरोना पर अब रिसर्च करना हो, जो भारत में महामारी या पूरी दुनिया में महामारी आई थी, तो उस पे सर्वे हर आदमी से तो अब हम पूछ नहीं सकते, ज़्यादातर संख्या एक आयु वर्ग के लोगों से हम लोग उसके बारे में डाटा एकत्रित करेंगे एवं उसी को सर्वे कहा जाता है। पायलट अध्ययन जो होता है वह किसी योजना को लागू करने से पूर्व एक छोटे स्तर पर इसे लागू किया जाता है। जीवन इतिहास, जीवन इतिहास जो है वह जीवन इतिहास हमेशा दूसरे कोई का जीवन इतिहास लिखता है तो उसे जीवन इतिहास कहते हैं। इससे जीवन इतिहास से ये होता है कि पुराने समय के बारे में हमें तथ्य एकत्रित मिलते हैं या तथ्यों की जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है 9, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है वैयक्तिक अध्ययन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जब हम साक्षात्कार लेंगे, जो अनुसूची साक्षात्कार होता है, जो व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, उसमें हम लोगों के उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों का ही प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार में हो गया, अवलोकन में हम जाके वहाँ रहते हैं तो अवलोकन करते हैं, और वैयक्तिक अध्ययन है वह लोगों के बारे में या सामाजिक समूह के बारे में हमको गहन अध्ययन करने का एक उपकरण या हमको समझदारी विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह से लोगों के उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के लिए गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है, तो उसमें साक्षात्कार, अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन तीनों शामिल होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 10 है आज का। किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है? ऑप्शन ए है टी पार्सन्स, ऑप्शन बी है मैकआइवर पेज, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक कृत्य से यहाँ मतलब है सोशल एक्शन, यहाँ सोशल एक्शन से मतलब है सामाजिक क्रिया। वेबर ने सबसे पहले सामाजिक क्रिया की अगर किसी ने बात की थी तो वह वेबर ही थे। वेबर ने कहा कि जब क्रिया उसे कहते हैं जब एक के परिप्रेक्ष्य में दूसरा कोई जब क्रिया करता है तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया हमेशा एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में होती है। जैसे जब मान लीजिए हम लोग जा रहे हों, बारिश आने लगे, सभी लोग छाता निकाल लिए, वह क्रिया नहीं है। जब मान लीजिए कोई एक समूह दूसरे समूह से बात कर रहा है तो एक समूह बात करता जा रहा है, दूसरा जवाब ही नहीं दे रहा है, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं है। जब एक समूह दूसरे समूह से बात करे, एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात करे, उसके प्रश्नों के या उस बात के जवाब में जब उधर से रिएक्शन हो, उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वेबर ने देते हुए समझाया था कि जब मान लेते हैं कि दो साइकिल सवार एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो उनमें दोनों में टक्कर हो जाती है और दोनों टक्कर होने के बाद उठकर अपने में झगड़ा, गाली गलौज या गुस्सेबाजी करते हैं, उसे सामाजिक क्रिया वेबर ने कहा था। पार्सन्स भी सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं, पार्सन भी सामाजिक क्रिया के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न आज का देखते हैं, 11वां प्रश्न है आज का। 11वां प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आर के मर्टन, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इमानुएल दुर्कheim। इमानुएल दुर्कheim ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की विशेषता में दुर्कheim ने 4 विशेषताएं बताई: बाह्यता, सामान्यता, मूर्तता एवं सामान्यता, मूर्तता और एक तीन ही बताए थे। तो 3 बताए थे। तो यह विशेषताएं पूछी जाती हैं, कई बार यह नेट के भी पेपर में या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी जा चुकी हैं। और दुर्कheim ने एक पुस्तक लिखी थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ।
सबसे पहली पुस्तक इनकी थी श्रम विभाजन। इसी पर श्रम विभाजन पर ही इन्होंने अपना शोध कार्य किया था, जो 1893 में लिखी गई थी। 1895 में इनकी एक पुस्तक आई थी, वह रिसर्च पर थी। और अगला पुस्तक था इनके 97 में, 2 साल के अंतराल पर पुस्तकें इनकी आई थी। तो अगली पुस्तक थी सुसाइड 1897 में। 1905 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, वह 1912 में पुस्तक लिखी थी। उसके बाद इन्होंने नैतिकता की बात कही। इसी के साथ इन्होंने सामाजिक सुदृढ़ता एवं जैविक सुदृढ़ता की बात की। इस तरह दुर्खिम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, पहला समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर माना जाता है। पहला अकादमिक समाजशास्त्री सीमेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में से संबंधित है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने एक पुस्तक लिखी थी द रिलीजियन कैपिटलिज्म नाम से इनकी पुस्तक थी। उसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण धर्म होता है, क्योंकि उस समय यूरोप में यूँ कहें कि ईसाई धर्म में जो धर्म बहुत रिजिड था। तो उस समय क्या था कि जो लोग पूंजीवाद ऐसे पनपा, पश्चिम में पूंजीवाद इसलिए पनपा क्योंकि जो ईसाई धर्म है उसमें यह मान्यता थी कि अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे पैसा अगर किसी को दे रहे हैं तो हम ब्याज लें, पहला। दूसरा, भोग विलास पे पैसे कम खर्च करें। तीसरा था उसमें कि जो पैसा हमको मुनाफे में मिल रहा है उस पैसे को हम फिर उसी बिजनेस में या उसी धंधे में उस पैसे को लगा दें, जिससे यह सरकार, जैसे लोगों का मानना था कि ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है लाभ कमाने के लिए एवं पूंजी कमाने के लिए। तो इसी विचारधारा पर यूरोप में काम होते थे एवं उसी कारण से पूंजीवाद पनप के आया। वेबर ने भारत में कहा कि भारत में अध्यात्मवाद या अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, धर्म में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया। आज का 13वां प्रश्न है वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सामाजिक स्तरीकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक असमानता, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में ही समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण किसका सर्वप्रथम सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो डेविस एवं मूर ने दिया था। डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में का प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया था। प्रकार्यवाद में उसमें सामाजिक स्तरीकरण का जो प्रकार्यवादी सिद्धांत था उसमें डेविस एवं मूर, पार्सन्स, ट्यूमिन भी आते हैं, क्योंकि ट्यूमिन कई बार ऐसा समझ लिया जाता है या हम लोग पेपर में समझ लेते हैं कि ट्यूमिन प्रकार्यवाद के खिलाफ थे, लेकिन नहीं, उन्होंने डेविस एवं मूर की आलोचना की थी, न कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत की आलोचना की थी। उन्होंने डेविस एवं मूर की आलोचना की थी एवं डेविस एवं मूर ने कहा था कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता है और इसी के द्वारा यह समाज चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोग उच्च पद प्राप्त किए हैं उन्हें अधिक वेतनमान या कंपनसेशन मिलना चाहिए दूसरे के अपेक्षा। जैसे उनका उदाहरण था कि एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर MBBS बनने में समय, पैसा सब खर्च किया है। एक
एक नर्स इन उसके मुकाबले कम पैसा और कम समय खर्च किया है, इसलिए डॉक्टर को कंपनसेशन के तौर पर ज़्यादा सुविधाएं और पैसे मिलने चाहिए। लेकिन इसी का विरोध करते हुए ट्यूमिन ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि समाज में डॉक्टर की ही परिस्थिति उच्च है। नर्स के बगैर भी अगर नर्स न रहे तो पूरा काम डॉक्टर नहीं कर सकता, इसलिए दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। पार्सन्स भी इसमें है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का 14वां प्रश्न है, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया है? ऑप्शन ए है विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, विल्फ्रेड पेरेटो। विल्फ्रेड पेरेटो ने वेबर से प्रेरित होकर सामाजिक क्रिया को दो रूपों में बांटा, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। जैसे कि वेबर ने क्रिया को 3 रूपों में बांटा था, ऐसे ही पेरेटो ने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। पेरेटो अभिजन के परिभ्रमण सिद्धांत से संबंधित हैं एवं उन्होंने इलीट की अवधारणा, इलीट के संचरण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो पेरेटो थे वह चक्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। ऑप्शन बी है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। ऑप्शन सी है सामाजिक स्तरीकरण विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थित है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता भी है और एवं इसमें सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सामाजिक स्तरीकरण विश्वास या विचारधाराओं द्वारा समर्थित है। इसके अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है भावात्मक, ऑप्शन बी है आदर्शात्मक, ऑप्शन सी है चेतनात्मक। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भावात्मक, आदर्शात्मक एवं चेतनात्मक, यह तीनों संस्कृतियों का चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन ने इन तीनों संस्कृतियों का प्रयोग किया था। सोरोकिन को सांस्कृतिक समाजशास्त्री माना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक समाजशास्त्री माना जाता है। इन्होंने समाज में कहा कि इन्होंने दोलन का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने दोलन का सिद्धांत दिया संस्कृतियों के या समाज के विकास की अवस्था में तीन बात कही थी। पहला था भावात्मक, दूसरा आदर्शात्मक और तीसरा चेतनात्मक। इन्हीं तीनों संस्कृतियों को कई बार प्रश्न पूछ लेता है सीरियल से लगाना या क्रमवाइज लगाना। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है भावात्मक या भावनात्मक, वहाँ लिख रहा रहता है, आदर्शवादी लिख देता है और चेतनात्मक, तभी तीनों ये सही होंगे, क्योंकि इसमें वर्ड सनसेट इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं उसे बताता। तो अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न है आज का 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए है संघर्ष का सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है। ऑप्शन बी है संघर्ष से विनाश होता है। ऑप्शन सी है संघर्ष के कुछ सकारात्मक प्रकार हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि संघर्ष से विनाश होता है। यह कोजर ने नहीं कहा था, यह कहना था मार्क्स का कहना था कि संघर्ष से विनाश होता है। कोजर को संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांतकार कहा जाता है। इन्होंने संघर्ष में प्रकारवाद का सपोर्ट किया था, या यूं कहें कि प्रकारवाद को बढ़ावा दिया था। इन्होंने कहा
कि समाज में संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, कभी यह समाज को सहयोग भी पहुंचाता है, क्योंकि संघर्ष के कारण ही लोग एक दूसरे से समूह के रूप में या समाज में गुटों के रूप में बंटे रहते हैं, जो समाज के लिए या उस समुदाय के लिए एक सहयोग का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आज का 18वां, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन बी है डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी है सी राइट मिल्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेरेनडार्फ। डेरेनडार्फ को ही संघर्ष सिद्धांतकार माना जाता है। डेरेनडार्फ ने मार्क्स की आलोचना करते हुए कहा था कि अब संघर्ष, क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि संघर्ष आर्थिक अवस्था पर आधारित है या भारित है, लेकिन डेरेनडार्फ ने कहा था कि अब जो संघर्ष है वह संघों पर या सत्ता पर आधारित हो चुका है। पार्सन्स प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं एवं सी राइट मिल्स को भी प्रकारवादी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है 19वां आज का प्रश्न है, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अल्पकालिक सर्वहारा, ऑप्शन बी है पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी है कुलीन वर्ग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अल्पकालिक सर्वहारा। यह मार्क्स की अवधारणा है। पूंजीपति वर्ग एवं कुलीन वर्ग ऐसी कोई अवधारणा, पूंजीपति वर्ग की अवधारणा तो मार्क्स ने दिया था, लेकिन कुलीन वर्ग की अवधारणा यह पैरेटो ने दिया था। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं आज का, और लास्ट प्रश्न है यह लास्ट प्रश्न है अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं। ऑप्शन ए है जाति पदानुक्रम के बाहर, ऑप्शन बी है जाति पदानुक्रम के अंदर, ऑप्शन सी है इनका जाति से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जाति पदानुक्रम के बाहर। अस्पृश्य जातियां वे हैं जैसे जब वर्ण व्यवस्था भारत में प्रचलित थी या ऋग्वेद में जब 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई, जिसमें पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र से एक 5वां भी अति शूद्र या अस्पृश्य लोग उनको कहा गया। वह समाज से, या यूं कहें कि जाति पदानुक्रम के, उनको बाहर रखा गया एवं समाज से भी उनको बहिष्कृत रूप में रखा जाता था। हमेशा गांव के दक्षिण दिशा में ही इन सब जातियों को रखा जाता था। उस समय इन सब जातियों को गांव के दक्षिण दिशा में ही रखा जाता था। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, और आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग इन क्लासों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, एवं जो भी कमियां हों आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में उसको सुधार कर हम वीडियो अपलोड किया करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।